हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जस्टविन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे और उनके कौन कौन से स्तर हैं, वो क्या कार्य करती हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी के साथ देखेंगे मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं और अपराध के कितने प्रकार हैं, उनको हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका से। न्यायपालिका को हम संविधान की दृष्टि से देखते चलेंगे कि संविधान में उसके क्या प्रावधान है और आईपीसी की धाराएँ, सीआरपीसी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको एक ट्राइंगल के रूप में देख सकते हैं। ये ट्राइंगल है, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल के अंदर जो आता है वो आता है एससी। एससी बोले तो सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके बाद आता है सेकंड लेवल एचसी, हाई कोर्ट। फिर आता है इसके बाद एसजे। एसजे का मतलब हो गया सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। इसको हम लिख सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ये इनके तीन पार्ट, मतलब तीन स्तर हैं इसके। सबसे लोअर, फिर मिडिल और हाई, यानी सर्वोच्च। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ आती है, यानी कि इन कार्यभार को, मुकदमे के कार्यभार को कम करने के लिए और प्रशासनिक और जो पर्यावरण मुद्दे हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना भी की गई है, जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो वो उनका जो अधिकार क्षेत्र आता है वो आता है हाईकोर्ट के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं हम ट्रिब्यूनल्स, यानी कि अधिकरण। अधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स हैं, और इनको लिख सकते हैं हम 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके तहत इनको जोड़ा गया है। और अब जो जोड़ा गया है तो ये जो आती हैं भाग नंबर 14, भाग नंबर 14 के अंदर इनको जोड़ा गया है। और इसके बाद अगर इसके आर्टिकल देखें, अगर हम आर्टिकल आते हैं 323 क, 323 ख, ये अधिकरण के लिए। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ताकि CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। फिर के साथ आ जाता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, भारतीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण। ठीक है, इनके बारे में हमने देखा। अब ये जो है पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य करेगा। ये है जो प्रशासनिक मुद्दे हैं उनके ऊपर, यानी कि जो बड़े अधिकारी, वैसे हम भी जा सकते हैं बड़े अधिकारी, यानी कि आज मान लो आपने स्टेट PCS के लिए फॉर्म भरा और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, तो उनके खिलाफ, यानी आपकी तरफ से तो डॉक्यूमेंट पूरे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनकी स्तर से अगर गलती होती है तो उनके लिए हम सीधा CAT, यानी कि स्टेट के लिए भी अलग होती है और सेंट्रल के लिए भी अलग होती है, तो इन पर जाके आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। यानी कि इन कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो मुद्दा आता है उनका जो निराकरण होगा, ये निराकरण हाई कोर्ट के बराबर माना जाएगा। और अगर यहाँ पर आप संतुष्ट नहीं होते तो यहाँ से सीधे आप सुप्रीम कोर्ट, अपील सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाने तो अगर इसका संवैधानिक प्रावधान देखें, SC यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सर्वोच्च न्यायालय। अब संवैधानिक प्रावधान देखें तो यह आता है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 के अंदर इसको शामिल किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देखें इसका आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 124 to 147। आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इनके अंदर जो आता है फर्स्ट 124 के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं इनका क्या क्या प्रावधान है, और फिर इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्य, इसके क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है, फर्स्ट आता है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या करना, ये सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट कार्य। सेकंड, केंद्र राज्य विवाद। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो उस मुद्दा है ये हल करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर इसके बाद आता है राज्य वर्सेस राज्य विवाद।
दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है, यानी सीमा विवाद हो गया और कोई अन्य प्रकार का विवाद हो जाने पर भी इसका सीधा कहाँ पर निर्णय होगा? सुप्रीम कोर्ट में। फिर इसके बाद सिविल एंड सिविल और आपराधिक मामले की अंतिम सुनवाई। सिविल और आपराधिक मामलों की अंतिम सुनवाई, ये भी काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब सिविल और आपराधिक मामलों की अंतिम सुनवाई से क्या मतलब है? तो देखिए, माना कि अपने क्षेत्र में भूमि विवाद हुआ, ठीक है, और उसमें हाथापाई हुई और किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो उसने क्या किया? एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो जो आएगा काम, वो आएगा लोअर कोर्ट में। सबसे पहले जो मुद्दा जाएगा वो लोअर कोर्ट में जाएगा। लोअर कोर्ट में भी कहाँ पे जाएगा? तो देखिए, लोअर कोर्ट के बारे में बात करते हुए 4 प्रकार की होती, मतलब 3 प्रकार की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लोअर कोर्ट 3 प्रकार की है। 3 प्रकार में कौन कौन सी? एक तो आ जाएगी फौजदारी, फौजदारी इसी को बोलते हैं सत्र न्यायालय, ठीक है फ्रेंड्स। एक आती है दीवानी, और इसी को बोलते हैं सिविल न्यायालय। एक आती है राजस्व न्यायालय। ये 3 प्रकार की होती है। फौजदारी जिसमें सत्र न्यायालय यानी आपराधिक मुद्दे, जिसमें चोरी, डकैती, मारपीट, इन सब के केस यहाँ सॉल्व होते हैं। फिर आती है दीवानी। दीवानी का मतलब परिवार से संबंधित जो केस होते हैं, यानी कि दहेज और तलाक वगैरह ये सारे, तो इनको सॉल्व करने का काम कौन? दीवानी करेगा। फिर आता है राजस्व। राजस्व जो होता है ये होता है किसानों से भूमि लगान वसूलना, और जो भूमि के माध्यम से जो भी केस बनते हैं या कोई भी प्रकरण होता है वो सीधा ये सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कौन आएगा? तो इसके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक तरह से न्यायाधीश कह सकते हैं, तो वो दिया गया जिला कलेक्टर को। तो इसके अंदर आएंगे, मेन हेड होंगे जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर इसके हेड होंगे। फिर इसके बाद फौजदारी। अब फौजदारी सत्र न्यायालय में विवाद जाने से पहले इनसे नीचे भी 3 कोर्ट होती है। जैसे अगर आप फौजदारी, यानी कि अभी हमने देखा कि जो मारपीट का मुद्दा हुआ, कोई घरेलू लड़ाई होने के कारण और मारपीट का मुद्दा हुआ, मारपीट के मुद्दे में किसी का सर फूटा, खून बहा, उसने एफआईआर किया, तो उसकी जो सुनवाई होगी वो होगी फर्स्ट जुडिशरी न्यायालय जो होता है ना, उसके अंदर। फिर इसके बाद आता है ये कोर्ट, फिर नीचे चलता है। फिर इसके बाद आता है सेकंड जुडिशरी न्यायालय में, एक तरह से, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है चीफ जुडिशरी में, ठीक है। फिर इनके बाद जो अगली स्टेप आती है, यानी इस पे या इसने निर्णय सुनाया, ये मौत की सज़ा नहीं दे सकते, ये केवल जुर्माना लगाएंगे और फिर उसके बाद मतलब कारावास, छोटा मोटा कारावास, यानी 3 महीने की जेल दे दी, 2 महीने की जेल दे दी, इतना ही काम करेंगे। फिर इसके बाद ये जो सीधा है इसका कनेक्ट होता है सत्र न्यायालय से। इनके बाद अगर आप असंतुष्ट हैं तो यहाँ से सीधा केस कहाँ जाएगा? सत्र न्यायालय में, और सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी, तो यहाँ पर आपको मौत की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर मौत की सज़ा दी जाती है तो इसको निरीक्षण करने का काम एचसी करेगा, यानी हाई कोर्ट करेगा, और अगर उससे लगता है कि ये निर्णय सही है तो इसको अप्रूवल कर दिया जाएगा, यानी कि मान लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद हमने, यानी कि इनकी जो अंतिम सुनवाई है, ये सुनवाई यहाँ तक यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ चली, फिर यहाँ चली, यहाँ से यहाँ पहुँची, अब यहाँ से हाई कोर्ट पहुँची, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँची। तो इनकी अंतिम सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हुए सुप्रीम कोर्ट के कार्य। अब हम आते हैं एक और, इसका एक मुख्य कार्य है जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी कि भारतीय नागरिक जो हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, एक तरह से। यानी कि किसी का भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसके तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो उसे इन कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकता है। अपील नहीं कह सकते उसको, हम डायरेक्ट केस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने ये देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब जानेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में। एचसी के बारे में देखें तो इसमें संविधान में इसका क्या उल्लेख किया गया है वो जानेंगे। देखिए, ये आता है भाग नंबर 6। फिर इसी के साथ आता है आर्टिकल। अगर आर्टिकल की बात करें तो ये होता है 214 से 232। ठीक है फ्रेंड्स, 214 से 232 के अंदर इसका उल्लेख है। और फिर इसके बाद आता है, ये तो हो गया इसका संवैधानिक प्रावधान। अब इसके बारे में, इसके कार्य के बारे में जानते हैं। तो एचसी के जो वर्ग हैं, कार्य, एचसी का वर्ग फर्स्ट ये होता है राज्य के आंतरिक मामले। जिस राज्य का हाई कोर्ट है उसके जो आंतरिक मामले हैं उनकी सुनवाई का काम कौन करेगा? हाई कोर्ट। अब देखिए, हाई कोर्ट टोटल इंडिया में बात करें तो है 25। ये टोटल मुख्यतः 25 हाई कोर्ट माने गए हैं। और फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसका वर्ग नंबर 2, तो वो है मौलिक अधिकार की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम भी हाई कोर्ट भी करता है। तो ये जो करता है, ये होता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा वो 32 के तहत करता है, ये 226 के तहत करता है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन देखें तो जो सिविल और आपराधिक मामले हैं, सिविल और आपराधिक मामले, उनकी सुनवाई भी कौन करेगा? उनकी सुनवाई का काम भी कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 4 अगर आप देखते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं ठीक, अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, अधीनस्थ न्यायालय के जो मुद्दे होते हैं, मतलब उनके जो नियंत्रण करने का, प्रशासनिक नियंत्रण भी कह सकते हैं, मतलब अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। ठीक है, ये 4 कार्य हम इसके हाईकोर्ट के देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अब सब ऑर्डिनेट जो जुडिशरी हैं उनके कार्य के बारे में, और उनका संविधान में कहाँ उल्लेख है उनको जानेंगे। नेक्स्ट है अपना सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में संविधान में कहाँ उल्लेख है? तो संविधान की अगर हम बात करें, ये आता है भाग नंबर 6। ये भी भाग नंबर 6 में है। और इसी के बाद देखते हैं हम अगला, तो वो आता है आर्टिकल। आर्टिकल देखें तो 233, यानी कि 32 तक तो वहाँ था। ठीक है, 232 तक वहाँ था, तो यहाँ 233 से 37 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, 232 से लगा के 237 तक आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार हमने ऊपर देख ही लिया है, 1, 2 और 3। ये जो है एक तो हो जाएगा राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय। फिर इसके बाद आता है फौजदारी न्यायालय। इसी के अंदर हम देख सकते हैं, इसी को कहते हैं वैसे सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट। ठीक है, फिर इसी के बाद आता है
एक काम कर, इसको दीवानी न्यायालय ले। इसमें आता है दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय, हाँ। अब इनके ये जो 3 प्रकार के होते हैं, अगर कोई लोअर कोर्ट से स्टार्ट होता है तो वो 3 स्तर पर चलता है। ये तो होता है फर्स्ट क्लास जुडिशरी। फर्स्ट क्लास जुडिशरी, यहाँ से क्लास मतलब शुरू होता है मामला, फिर सेकंड क्लास पे जाता है, सेकंड क्लास जुडिशरी, फिर आता है चीफ। चीफ जुडिशरी, फिर इसके बाद आता है सत्र न्यायालय। ऐसे मामले चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इनके अंदर कौन कौन से विवाद आएंगे या कौन कौन से आएंगे, तो देखिए इनमें आते हैं मुख्यतः हर एक अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं, मतलब इनका पार्टीशन किया हुआ है, बांटा गया है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उनमें सारे मामलों को रखा जाता है। इसी के अंदर आता है राजस्व मामले की बात करें तो इनमें भूमि और लगान वगैरह इसमें आते हैं, और इनके मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं स्वयं जिला कलेक्टर। फिर इसके बाद है फौजदारी न्यायालय। तो इनके अंदर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य कौन करेगा, स्टेट, यानी कि राज्य में जो न्यायिक अधिक एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू इनकी भर्ती की जाती है। फिर इनके बाद दीवानी मामले में आ जाएंगे पारिवारिक मुद्दे या सिविल मामले, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में देखा, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, ठीक है, और इनके आर्टिकल 233 और 237 तक हैं, और भाग जो हो गया ये। और अब एक और इसके बाद आता है अपना अधिकरण। अधिकरण के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। अब हम चलते हैं मुकदमे की तरफ, यानी मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं। मुकदमे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अन्य मुकदमे के बारे में जाने कि मुकदमे कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपराधिक मुकदमा, एक होता है सिविल, यानी कि पारिवारिक वाला सिविल, 2 मुकदमे होते हैं, ठीक है। मुकदमे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है आपराधिक। सिविल मुकदमे के अंतर्गत पारिवारिक मुद्दे, दहेज वगैरह आते हैं, और आपराधिक के अंदर आते हैं चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ठीक है। और एक और चीज़ इनके ऊपर जो है ना, हाँ, कोर्ट में आप जाते हैं, यानी कि लॉ की स्टडी करने पर आपको आईपीसी की तरह, सीआरपीसी की तरह, और एक आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, इनकी धाराएं ये लगती है। हाँ, आईपीसी की धाराएं और ये जो धाराएं होती हैं ये आपराधिक मामलों में लगती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आईपीसी की धारा के बात करें तो इसमें मुख्यतः जो दंड के प्रकार, यानी कि इनमें सजा दी जाती है, वो 4 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। तो देखिए आईपीसी में जो दंड के प्रकार दिए हुए हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो आता है कारावास। इसके अंदर आपको कारावास दिया जा सकता है। एक आता है जुर्माना, ठीक है फ्रेंड्स, और एक आता है आर्थिक दंड। आर्थिक दंड के अंदर जुर्माना ही हो गया है ना, जुर्माने को आर्थिक दंड कहा जाता है। फिर इसके बाद और मृत्यु दंड, मृत्यु दंड भी इसमें चौथा नंबर का जो आता है वो आता है संपत्ति को जब्त करना। ये मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। और कारावास के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उम्र कैद, जिसे बोलते हैं साधारण उम्र कैद, है ना, साधारण उम्र कैद। एक आता है इसका, ये भी उम्र कैद ही होता है, लेकिन इसको बोलते हैं आपको कभी कैद ए बा मशक्कत। आईपीसी की धारा, इसके तहत आपको कैद ए बा मशक्कत की सजा सुनाई जाती है। इसका मतलब होता है उम्र पर तो आप कैद हैं, साथ में आपको श्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन श्रम का पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि उम्र कैद प्लस श्रम। श्रम में आपको पैसा नहीं, मतलब इसमें पैसा नहीं मिलेगा, इसमें आप श्रम करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आईपीसी के बारे में। और अगले जो हम आने वाले वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो न्यायाधीश की जो पीठें हैं, संवैधानिक पीठ, एक पीठ, द्विपीठ,
इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को पूरा एनालिसिस करेंगे। फिर इसी प्रकार एक एक कोर्ट के ऊपर डिटेल एनालिसिस के साथ आएंगे। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।